हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू सेशन ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम इन्वेस्टिंग। तो आज हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। एग्जैक्टली मोमेंटम इन्वेस्टिंग होता क्या है, उसके साथ एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ का, और किस तरीके से हम ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाए जो हमारे बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर सकता है बेसिकली, और कर रहा है, उसके बारे में भी आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? तो व्हाट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ? तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि आपके जो स्टॉक जो आप परचेस करते हो उसमें एक पावर होनी चाहिए। क्या पावर होनी चाहिए, कैसी पावर होनी चाहिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपको कहूँ, ये जो इमेज आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो व्हाट इज़ दिस इमेज? तो ये इमेज आप अगर कहेंगे ये है मिस्टर ए, और ये एक बॉडी बिल्डर दिख रहा है हमको, अच्छा खासा फिजिक है इसका, एंड इफ़ यू सी दिस वी विल से दैट मिस्टर ए इज़ स्ट्रॉन्गर। तो हम क्या कह सकते हैं, मिस्टर ए जो है वो स्ट्रॉन्गर है। अगर मिस्टर ए स्ट्रॉन्गर है तो मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछूं, क्या मिस्टर ए रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है? तो आप कहेंगे रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर मतलब किसके कंपैरिजन में है, मैं पूछना चाहता हूँ। तो वी शुड हैव समथिंग फॉर कंपैरिजन। तो अभी अगर हम ध्यान से देखें तो अभी आपके सामने काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी। तो इफ़ यू कंपेयर मिस्टर ए विद मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, वी कैन कंक्लूड, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मिस्टर ए जो है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू बी, सी एंड डी। तो हमें कोई भी चीज़ को कंपैरिजन करने के लिए कोई दूसरी चीज़ होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ, तो मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ मतलब मेरे साथ बाकी के भी बहुत सारे लोग होने चाहिए जिसके कंपैरिजन में मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो दैट इज द फैक्टर, दैट इज नथिंग बट दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अब अगर हम निफ्टी का ट्रेंड देखें, ये निफ्टी का ट्रेंड है। निफ्टी का ट्रेंड मैंने लॉन्गर टाइम हॉरिजॉन पे निफ्टी का ट्रेंड आपको दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। देखो, अगर हम यहाँ पे चेक करें तो 2008 में निफ्टी में एक डिप आया था। ये जो डिप आया था, दिस वाज ड्यू टू दी लेमन ब्रदर्स का जो क्रैश आया था मार्केट में, उसके वजह से 2008 में ये क्रैश आया था। उसके बाद अगर हम देखें तो 2020 में भी एक क्रैश आया है, एंड दैट वाज नथिंग बट ड्यू टू दी कोविड जो हम सब ने विटनेस किया। उसके बाद ये थोड़ा सा बीच में आपको यहाँ पे एक डिप मिल रहा है, दिस इज़ ड्यू टू दी वॉर सिचुएशन, और अभी फिलहाल निफ्टी जो है वो ऊपर ऊपर जा रहा है, एंड रिसेंटली 23,000 भी आपको निफ्टी देखने मिल रहा है। तो बेसिकली ये निफ्टी का ट्रेंड है। अगर हम निफ्टी के ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल निफ्टी का ट्रेंड लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर हम डिस्कस करें तो वो अपसाइड का ही है। दैट मीन्स लॉन्गर टाइम फ्रेम पे निफ्टी ऊपर जा रहा है। अगर हम ये बड़े बड़े क्रैशेस की बात करें तो देखो, कोई भी क्रैश जब होता है तो ऐसा तो नहीं होता है कि कोई सेक्टर परफॉर्म नहीं करता है, कोई ऐसा सेक्टर होता है जो वो क्रैश में भी परफॉर्म करता है। हम रीसेंट एग्जांपल अगर ले, फिर इस चार्ट को भी डिस्कस करेंगे। अगर हम रीसेंट एग्जांपल की बात करें तो कोविड में पूरा मार्केट नीचे गिरा, लेकिन आपने देखा होगा दो सेक्टर्स काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे थे। एक था आपका फार्मा सेक्टर और दूसरा था आपका आईटी सेक्टर। फार्मा सेक्टर ड्यू टू दी मेडिसिन्स एंड आईटी सेक्टर वर्क फ्रॉम होम बहुत लोग कर रहे थे, इसके लिए आईटी सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा था। तो अगर हम निफ्टी के परफॉर्मर्स की बात करें तो 2003 से लेके 2008 तक हमारा जो ट्रेंड है वो बुलिश साइड था, मतलब बुल मार्केट था। उसमें निफ्टी 500 अगर हम देखें तो आउट परफॉर्म कर रहा था, बैंक आउट परफॉर्म कर रहा था, आईटी आउट परफॉर्म कर रहा था, और रिलायंस ग्रुप जो था उस टाइम पे वो आउट परफॉर्म कर रहा था। 2008 में बेयर मार्केट था, एंड उस टाइम पे बैंक और आईटी जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा था। जो जितने भी आपको यहाँ पे आउट परफॉर्मर्स दिख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें ये आउट परफॉर्मर्स को कैच करना है। अगर हम किसी ऐसे सेक्टर में रहेंगे कि जो सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, एंड उस सेक्टर्स के स्टॉक्स अगर हमारे पास रहेंगे तो हम मार्केट को बीट नहीं कर पाएंगे। सिंपल क्वेश्चन आप खुद को पूछ सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स क्यों परचेस कर रहे हो? आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक इसीलिए परचेस कर रहे हो बिकॉज आपको सारे असेट क्लासेस को बीट करना है, सारे असेट क्लासेस से ज़्यादा रिटर्न्स आपको लाना है। अगर हम 10% 12% से सेटिस्फाइड है तो हम म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। अगर हम 10% 12% से सेटिस्फाइड है तो हम किसी भी सेक्टर्स का ETF ले सकते हैं, या फिर हम निफ्टी 50 को ही बाय कर सकते हैं। निफ्टी 50 का ETF आता है निफ्टी 20 करके, वही बाय कर लेंगे। तो
10-12% रिटर्न आपको आराम से मिल जाएगा, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स लाना है। अगर हम देखें तो हमारा बेंचमार्क इंडेक्स हम रखने वाले हैं निफ्टी 50, मतलब हमारा स्टॉक निफ्टी 50 के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा है, क्या ये निफ्टी 50 को अंडर परफॉर्म कर रहा है। मतलब निफ्टी 50 अगर 12% रिटर्न देता होगा तो हमारा स्टॉक 12% से ज़्यादा रिटर्न देना चाहिए, तो ही हम मार्केट को बीट कर पाएंगे, अदरवाइज हम मार्केट को बीट नहीं कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और हमने जो स्टॉक लिया है वो निफ्टी 50 को अंडर परफॉर्म कर रहा है, मतलब हमारा स्टॉक कम रिटर्न्स दे रहा है और निफ्टी 50 के स्टॉक ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन हमको कैसा मॉडल में डिस्कस कर रहा हूँ मैं कि हमको ऐसे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में रखने हैं जो निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहे हो। तो उसके लिए कंसेप्ट आता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग का, जिसमें रीबैलेंसिंग भी हम कर सकते हैं। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या है? वी आर आइडेंटिफाइंग सच स्टॉक्स वेयर वी आर फाइंडिंग आउट गुड मोमेंटम एंड अकॉर्डिंगली वी आर आइडेंटिफाइंग द मोमेंटम एंड बाइंग दो स्टॉक्स, एंड जैसे उसमें मोमेंटम खत्म हो जाता है हम उसमें से एग्जिट करते हैं। लेकिन वो सारे के सारे जो स्टॉक्स होते हैं वो निफ्टी को आउट परफॉर्म करते हैं। तो हमेशा अगर हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स रहेंगे जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो दैट विल बी बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। इसलिए मोमेंटम इन्वेस्टिंग काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। मैं आपको बाकी सारी चीज़ें भी गाइड करूंगा आगे कैसे हमको क्या करना है। पहले आप इस कंसेप्ट को ध्यान से समझे। विच स्टॉक्स गेव मैक्सिमम रिटर्न्स इज लास्ट 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। तो कुछ लोग छोटे टाइम पीरियड के लिए करना चाहते हैं तो वो 6 मंथ्स ले सकते हैं, कुछ लोग बड़े टाइम फ्रेम के लिए करना चाहते हैं तो 12 मंथ्स ले सकते हैं। हम लोग 12 मंथ्स का ही डेटा स्टडी करेंगे। मतलब क्या है, बहुत सिंपल है कि जो भी स्टॉक्स ने निफ्टी को लास्ट 12 मंथ्स में आउट परफॉर्म किया होगा वो स्टॉक्स आने वाले टाइम में भी निफ्टी को आउट परफॉर्म करेंगे, और जो स्टॉक्स लास्ट के 12 मंथ्स में निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया होगा, मतलब निफ्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, वो आने वाले टाइम में भी निफ्टी को अंडर परफॉर्म ही करने जाएंगे। बेसिकली स्टॉक मार्केट में वही लॉजिक चलता है, जो बढ़ रहा है वो और बढ़ता है और जो घट रहा है वो और घटता है। बेसिकली लोग क्या करते हैं, सस्ता परचेस करने के चक्कर में अपने स्टॉक्स में, अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स भर लेते हैं जो सालों साल नहीं चलते, उधर के उधर ही होते हैं, और जब वो चलना स्टार्ट हो जाते हैं तब वो उस स्टॉक्स में से फ्रस्ट्रेट होकर एग्जिट कर लेते हैं। तो हमें ऐसे स्टॉक्स को हमारे पोर्टफोलियो में रखना ही नहीं है जो नहीं चल रहे हैं। हमें हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स रखने हैं जो लास्ट 12 मंथ से मार्केट में कुछ कर रहे हैं। तो दैट विल बी द कंसेप्ट बिहाइंड दिस मोमेंटम इन्वेस्टिंग। नाउ देयर विल बी अ प्रॉब्लम यू ऑल विल फेस कि ऐसे स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो ऐसे स्टॉक्स को हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है? वी नीड टू फाइंड सच स्टॉक्स which are relatively stronger than Nifty 50 and gave more रिटर्न्स दैन निफ्टी ड्यूरिंग द लास्ट 6 and 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स लास्ट को हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, वो कैलकुलेशन छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली हमको करना क्या है, कैसे करना है, हाउ टू डू दिस। और आपको सब रेडीमेड मिलने वाला है तो आपको ज़्यादा कुछ हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हमको करना है। तो ये आपके सामने एक एक्सेल है, मैंने सब कुछ कैलकुलेट करके रख दिया है। तो देखो आपको इसमें से ये जो एक्सेल है इसमें टोटल मैंने पूरे 750 स्टॉक्स का इंडेक्स लिया है। 750 जितने भी स्टॉक्स है, टॉप 750 कंपनी, उसको मैंने कंपैरिजन कर लिया निफ्टी 50 के साथ कि निफ्टी 50 के कंपैरिजन में ये जो 750 स्टॉक्स है ये कितना परसेंटेज रिटर्न्स दे रहे हैं इन लास्ट 1 ईयर। तो अगर हम देखें, अभी बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास पेटीएम होगा, जिनके पास डेल्टा कॉप होगा, जिनके पास राजेश एक्सपोर्ट्स होगा, कोई भी स्टॉक आप इसमें से सर्च कर सकते हैं। आप इसमें जाके अगर सर्च कर लेंगे तो आपको अपना स्टॉक मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो देखो कौन से नंबर पे कौन सा स्टॉक है, आपको सब नंबर दिख जाएंगे। मतलब अगर हम देखें तो इसमें से कैसे कैसे स्टॉक्स है, देखो बाटा इंडिया है, लास्ट 1 साल में -14% का रिटर्न दिया है, फिर भी लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स रखेंगे। अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में लास्ट 1 ईयर में -12.99% रिटर्न दिया है। एशियन पेंट्स की अगर बात करें तो -11। ये सब बड़े बड़े ब्रांड्स है, फिर भी ये ब्रांड होके इनके रिटर्न्स देखो आप 1 साल के। इसका मतलब अगर आप निफ्टी 50 का ETF भी ले लेते तो वो भी आपको पैसा बना के देता है। ये स्टॉक्स ने ये आपको पैसे नहीं बनाए। जैसे कि अगर हम कोटक बैंक की बात करें, कोटक बैंक में देखो लास्ट 1 साल में
15.86% का रिटर्न दिया है। तो अगर नेगेटिव रिटर्न्स करके हम हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स रखेंगे जो एक साल में परफॉर्म ही नहीं किए हैं, तो एक साल तो हमारा वेस्ट हो गया ऑलरेडी। उसी टाइम पे कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे बहुत परफॉर्म करते होंगे, तो वो कैसे ढूंढेंगे हम? बहुत सिंपल है, देखो हम कैसे ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे मैंने फ़िल्टर डाल के रखा है, यहाँ पे आप फिल्टर करेंगे और यहाँ पे आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करके सॉर्ट कर देना है। तो ये आपके सामने टॉप 20 स्टॉक्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। टॉप 20 स्टॉक्स आपके पास आ चुके हैं जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। 12 मंथ्स का रिटर्न है। जैसे जय बालाजी करके एक कंपनी है, 1038.64% का रिटर्न दिया है एक साल में। केपीआई ग्रीन 486% का रिटर्न दिया है। कोचिन शिपयार्ड 467%, आईएफसीआई 456%, आईआरएफसी 425%, एचबीएल पावर 401%, बीएससी 398। अभी आप इसमें से देखो आपके पास कौन से स्टॉक है, और आपके पास इसमें से कोई भी स्टॉक होगा तो वो आपने रैंडमली लिया होगा। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडमनेस नहीं बोल रहा हूँ, हम पूरा डेटा पे रिलाई करते हैं, हम पूरा डेटा के बेसिस पे कैलकुलेशंस कर रहे हैं। एंड हमें पता है कि लास्ट 12 मंथ्स में किन्हों ने परफॉर्म किया है। तो लास्ट 12 मंथ्स में ये सारे स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है। तो ये सारे जो स्टॉक्स है ये लास्ट 12 मंथ्स में परफॉर्म करने वाले स्टॉक है। यू कैन सी द रिटर्न्स। मतलब ये अगर हमारे पास होते तो हम मार्केट को बीट करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अल्फा जनरेट कर सकते थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स जनरेट कर सकते थे। एंड ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स जो है ये हम जनरेट कर सकते थे। द रीज़न वॉज वेरी सिंपल, अगर हमारे पास ये सारे स्टॉक्स होते तो इसको कैसे करना है ये सब कैलकुलेशन छोड़िए आप, कैलकुलेशन का कुछ भी आपको कंसेप्ट में लेना देना नहीं है। मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको सिंपल चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये जो 20 स्टॉक्स आएंगे ये वीकली बेस पे रीबैलेंसिंग होते हैं। वीकली बेस पे हम इसको ऊपर नीचे करेंगे। मतलब सिंपल लॉजिक है, टॉप 10 टॉप 20 जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, पोजीशंस कैसे बनाना है वो पूरा आप अपने ऊपर डिपेंड है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो। बट अगर सिंपल लॉजिक भी हम यहाँ पे देखें कि अगर हम ये जितने भी स्टॉक्स है, टॉप 20 के स्टॉक्स अगर मैंने ले लिए या टॉप 10 मैंने ले लिए, तो कैसे होगा, क्या होगा? तो आपको मेरे तरफ से क्या मिलने वाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक्सेल तो मैंने आपको दिखा दिया, ये एक्सेल आपको कुछ लेना देना नहीं है। ये जो शीट है ये आपको मिलेगा, ये जो शीट है ये आपको मिलेगा, और ये हर वीक अपडेट होगा, ऑटोमेटिकली ये अपडेट होगा। जो मैंने आपको वो जो एक्सेल बताया था उसी में से टॉप 20 स्टॉक्स यहाँ पे आ जाएंगे। टॉप 20 स्टॉक्स यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद 18 मई जैसे अभी मैंने यहाँ पे दिया है, 18 मई को प्राइस जो थी वो ये थी। करंट मार्केट प्राइस ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, एंड कितना परसेंटेज इंक्रीज या कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ आपने लेने के बाद वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये सिर्फ आपको यहाँ पे प्राइस जो है वो एडिट करना है, प्राइस यहाँ पे एडिट करना है। ये शीट में आप एडिट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे फाइल में जाके आप मेक अ कॉपी कर लेंगे। तो मेक अ कॉपी आप अगर करोगे तो आपको ये पूरा का पूरा शीट डुप्लीकेट आपके पास हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली उसमें आप जो भी एडिट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या मिल रहा है, इसमें अगर ये सारे के सारे स्टॉक्स देखे, जैसे अगर हमने टॉप 10 स्टॉक्स देखे, तो टॉप 10 स्टॉक्स अगर आपने टॉप 10 स्टॉक्स ले लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, टॉप 10 स्टॉक्स अगर आपने ले लिए तो 18 मई को ये प्राइस थी, और करंट मार्केट प्राइस इसकी ये है। और ये जो भी है कुछ माइनस दिख रहे कुछ प्लस दिख रहे, लेकिन ओवरऑल ये 10 स्टॉक्स के अगर रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ये बाजू में दिख रहा है लास्ट अपडेटेड डेट। ये जो डेट है ये डेट आपको हर वीक में चेंज होते हुए दिखेगा। एंड वीकली परसेंटेज जो है, मतलब आपने पोजीशंस बनाने के बाद टॉप 10 स्टॉक्स में आपको कितना परसेंट रिटर्न मिला है और नेक्स्ट 10 में आपको कितना परसेंट रिटर्न मिला है। अगर आपने टॉप 10 वाले ले लिए तो आपको ये 56% का रिटर्न अभी तक बन सकता था। मतलब कुछ नहीं है, 10 स्टॉक्स है, टेंशन फ्री, ना चार्ट देखने की ज़रूरत ना कुछ देखने की ज़रूरत। और ये 10 में से अगले वीक में अगर ये समझो ये 11वां नंबर का 10 पे आ गया तो ये 10 वाले को 10 वाला 11वें नंबर पे चला जाएगा, उसको हमारे पोर्टफोलियो से हम निकाल देंगे और इसको हम ऐड कर लेंगे। दैट विल बी मोमेंटम इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट। तो ये शीट आपको मिलने वाला है, ये शीट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके साथ आपको ये एफएनओ की शीट भी एक फ्री में मिल रही है। एफएनओ की शीट जो है उसके साथ ही मिलेगी। एफएनओ की शीट का कंसेप्ट क्या है, इसमें आपको स्टॉक का नाम, जितने भी स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में रजिस्टर्ड है वो सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये सब ऑटो अपडेट मोड पे है, आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ हमको ये देखना है कि कौन से स्टॉक्स एफएनओ में टॉप गेनर है। तो यहाँ पे आपको जाना है, डेटा में जाना है, शॉर्ट शीट करना है और A to Z करना है। ठीक है, A to Z से कुछ नहीं होगा, तो आपको Z to A करना है। देखो अभी A to Z मैंने कर दिया तो टॉप लूजर्स आ गए। ये जितने भी स्टॉक्स एफएनओ में नेगेटिव में थे वो सारे यहाँ पे आ गए, उनका परसेंटेज भी आ गया। अब अगर आपको देखना है कि कितने स्टॉक सबसे टॉप गेनर में थे, तो डेटा में जाना है, शॉर्ट शीट करना है, A to Z करना है। A to Z से नहीं होता है तो Z to A करना है। ठीक है, देखो Z to A से हो गया अभी, मतलब टॉप गेनर आ गया। मारुति टॉप गेनर था, 2.86% बढ़ा। इससे आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक टॉप गेनर में आ रहे हैं और कौन से स्टॉक टॉप लूजर में आ रहे हैं। तो ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ये एफएनओ का है। वैसे तो आपको मार्केट में टॉप गेनर टॉप लूजर मिल रहा है, लेकिन ये एफएनओ के जितने भी स्टॉक्स है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, जो लोग स्टॉक में ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। उसके साथ आपको एक वीकली रैंकिंग मिल रहा है। जैसे 18 मई को ये 20 स्टॉक्स थे, अभी अगले वीक में 25 तारीख को ये अपडेट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। ऐसी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है इससे आपका कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो नीचे दिए लिंक पे आप कर सकते हैं एनरोल। काफ़ी बेनिफिशियल है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको इसमें मिल पाएगा। थैंक यू वेरी मच।